एवरीवन वेलकम टू माइंड मास्टर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 वन शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का नाम बेसिकली क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड इस चैप्टर में हमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है कि एसिड क्या होती हैं, वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं, देन बेसिस क्या होते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कोई भी गिवन चीज़ हमें सब्सटेंस वो बेस कैसे होगा, हम ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, बेसिस के कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं। एंड देन लास्ट में हमें कुछ नॉर्मल डेली यूज़ में आने वाले सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला इंडिकेटर जो होता है वो तो ये होता है कि एसिड्स जो होते हैं वो सावर एंड टेस्ट होते हैं। अब अगर हम किसी नेचुरल एसिड का एग्जांपल देखते हैं, सो लेमन जो होता है वो एक एसिड होता है एंड लेमन का टेस्ट भी कैसा होता है, सावर होता है। हमें ये पता चलता है बेसिकली कि एसिड्स का टेस्ट जो होता है वो सावर होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लिटमस क्या होता है, लिटमस एक्चुअली में क्या है, वो एक इंडिकेटर है। हम आगे जाकर के लिटमस के बारे में और पढ़ेंगे, अभी बस इतना जानना जरूरी है कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टीज अगर कोई भी एलिमेंट शो कर रहा है देन वो एसिड होता है। इसके बाद एसिड्स क्या होती हैं, एक्चुअली एसिड्स के काफ़ी सारे सब डिविजन्स होते हैं। एसिड्स को हमने क्लासीफाई कर रखा है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होती है, कोई एसिड वीक होती है। इसके बाद एसिड्स के और क्लासिफिकेशन होते हैं कि एसिड जो होती है वो डाइल्यूट होती है एंड एसिड जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। सो अभी के लिए एसिड्स के कौन कौन से क्लासिफिकेशन देखने हैं। सबसे पहले तो एसिड जो होती है वो या तो डाइल्यूट होती है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब होता है, बेसिकली एसिड हम जो यूज़ करते हैं लैबोरेटरीज़ वगैरह में, उसमें हम डाइल्यूट एसिड का यूज़ करते हैं बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होती है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए। कि हमें पता है कि एसिड्स जो होती हैं वो यूजुअली हमारे लिए बहुत हार्म होती हैं। जो नेचुरल एसिड यूज़ होती हैं जैसे लेमन, ऑरेंज, ये सब तो इतनी हार्मफुल नहीं होती हैं, लेकिन HCl, H2SO4 ये सब जो एसिड्स होती हैं एक्चुअली में हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। इसलिए अगर लैबोरेटरी वगैरह में आपने कभी देखा होगा तो वहाँ पे जो होती है वहाँ पे डाइल्यूट एसिड्स का यूज़ किया जाता है। डाइल्यूट एसिड का बेसिकली क्या मतलब होता है कि एसिड में जो होता है वो वाटर कंटेंट को मिला दिया जाता है। अब इस वाटर को मिलाने से क्या होता है कि वो जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है ना वो कम हो जाता है एंड इस कॉन्सेंट्रेशन के चलते वो एसिड जो होती है वो उतनी हार्मफुल नहीं रहती है। सो बेसिकली एसिड के दो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, एक होती है डाइल्यूट एसिड एंड एक होती है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड में कुछ नहीं होता है, उसका बस डाइल्यूजन कर दिया जाता है। डाइल्यूजन का क्या मतलब है कि एसिड में वाटर को मिक्स कर दिया गया है, बस इतनी सी बात है। इसके बाद एसिड के दो और क्लासिफिकेशन आते हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक होती है वीक एसिड। अब हमें कैसे पता कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या कोई एसिड वीक है। बेसिकली एसिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है। एसिड्स जो होती हैं जब उन्हें वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है देन वो H+ आयंस को लिबरेट करती हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं एंड वो H+ आयन को लिबरेट करती है देन वो एसिड होता है। अभी H+ आयन को लिबरेट कैसे करती है, हमने अगर कोई भी गिवन सब्सटेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास है, हमें ये नहीं पता कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है एंड हमने उसे वाटर में मिक्स कर दिया है एंड अगर वो H+ आयंस को लिबरेट करता है देन वो एसिड के अंदर काउंट होगा। अब ये कैसे होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल ये H+ आयंस जो होते हैं ये वाटर के साथ जाकर के कंबाइन कर जाते हैं। इससे क्या फॉर्म हो जाता है, इससे H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। सो बेसिकली एसिड्स को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं सो उससे H3O+ बनते हैं यानी कि हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। सो एसिड को पता करने के लिए कोई भी चीज़ एसिड है या नहीं ये पता करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो एसिड्स जो होंगे वो सावर एंड टेस्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए कि एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एंड देन लास्ट प्रॉपर्टी देखी है कि एसिड्स जो होंगे वो वाटर में मिक्स होने पर H+ आयन लिबरेट करेंगे एंड फिर यही H+ आयन जाकर के वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं एंड फिर इनसे हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं यानी कि H3O+ आयंस लिबरेट आउट होते हैं। एंड इसके बाद एसिड्स के थोड़े क्लासिफिकेशन देखें। बेसिकली एसिड्स जो होती हैं वो डाइल्यूट होती है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। डाइल्यूट का मतलब होता है कि हमने एसिड में वाटर को मिक्स कर दिया है एंड देन एसिड दो टाइप्स की और होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक होती है वीक एसिड। हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई एसिड वीक है। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई एसिड वीक है। जैसे हमने देखा कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में जाकर के H+ आयंस को लिबरेट आउट करते हैं। सो क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो ज़्यादा H+ आयंस को लिबरेट आउट करते हैं एंड जो वीक एसिड्स होते हैं वो कम H+ आयंस को करेंगे। सो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, ये पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि वो वाटर में मिक्स होने के बाद कितने H+ आयंस को लिबरेट आउट करती है। अगर वो H+ आयन ज़्यादा है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड अगर वो कम H+ आयंस को लिबरेट आउट करती है तो वो एसिड वीक होगी। अब हमने देख लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड के कितने टाइप्स होते हैं एंड देन एसिड को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब कुछ होती हैं नेचुरल एसिड्स जो कि हमारे आस पास ही प्रेजेंट होते हैं। ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब एसिड के जो सोर्सेज हैं ये
ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है कि कौन से हमारे फ्रूट में या फिर कौन सी चीज़ में क्या एसिड प्रेजेंट होती है। सो ये बेसिकली कैसे होता है, सबसे पहले दे रखा है एप्पल, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल के अंदर प्रेजेंट होता है मैलिक एसिड। इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होती है। लेमन और जो भी सिट्रस फ्रूट्स हो उसमें प्रेजेंट होगी सिट्रिक एसिड। इसके बाद टमेटो में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होती है। इसके बाद ग्रेप्स में होती है टाटारिक एसिड प्रेजेंट। कर्ड में हमने देखा होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट लैक्टिक एसिड्स जो होती हैं वो हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट होती हैं, एंड इसी लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से हमारे बॉडी में बेसिकली क्रैम्प्स आते हैं। मसल में जो क्रैम्प्स आते हैं वो भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से ही आते हैं। ये हमने आगे इस बायो के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद विनेगर में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है। टी में भी इनफैक्ट एसिड प्रेजेंट होती है, टी में होती है टैनिक एसिड प्रेजेंट। स्टमक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ रखा है। स्टमक में होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट। एंड आंट और बी की जो स्ट्रिंग होगी इसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंट और बी की स्टिंग में एक्चुअली में इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से अगर वो हमें कहीं काट लेती है तो हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब हम उसे किसी एसिडिक या फिर अल्कलाइन सोल्यूशन में ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर्स की भी अलग अलग टाइप होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, ओल्ड फैक्ट्री होते हैं, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहले एसिड को पता करने के लिए कौन सा इंडिकेटर हमने बात की थी, हमने लिटमस की बात की थी। लिटमस बेसिकली क्या होता है, लिटमस पेपर यूज करते हैं हम एसिड या बेस पता करने के लिए। एंड इनफैक्ट वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये पता करने के लिए भी लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। लिटमस पेपर क्या होता है, बेसिकली ये एक पेपर होता है एंड इसको अगर हम एसिड या बेस में डाल देते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देता है। एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, ब्लू लिटमस जो होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो बेसिकली अगर वो कलर रेड में चेंज हो गया तो हमें ये पता चल जाता है कि वो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। एंड देन जो बेसिस होंगे वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देते हैं। बेसिकली बेसिस जो होते हैं वो ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड जो बेसिस होते हैं वो लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही लिटमस जो होता है इसी से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है इसमें में से लिटमस पेपर जो आता है वो नेचुरल इंडिकेटर में आता है। सो लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस के बारे में इनफैक्ट एनसीईआरटी में दे भी रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन की, इसे कहाँ से डिराइव किया जाता है। बेसिकली लिटमस कहाँ से डिराइव किया जाता है, लिटमस को डिराइव किया जाता है एक प्लांट होता है लाइकन, इस प्लांट से ही लिटमस को डिराइव किया जाता है। एंड देन इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेचुरल इंडिकेटर में एक तो हमारा लिटमस पेपर आ गया। इनफैक्ट नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक को भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक टर्मरिक यूज़ होती है, इनफैक्ट रेड कैबेज भी यूज़ होती है। सो ये डिफरेंट चीज़ें जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स में यूज़ होती हैं। टर्मरिक कैसे होती है, हमने देखा होगा कि अगर किसी कपड़े पे बेसिकली टर्मरिक का स्टेन लग जाता है तो अगर हम उसे डिटर्जेंट से धोते हैं देन उसका कलर जो होता है वो ब्राउन में चेंज हो जाता है। ये बेसिकली कलर चेंज क्यों होता है, बिकॉज एक्चुअली में टर्मरिक भी एक इंडिकेटर ही है एंड वो जो डिटर्जेंट होता है वो एक्चुअली में बेसिक होता है। सो इसी वजह से वो टर्मरिक का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सो नेचुरल इंडिकेटर में पहला तो आ गया हमारा लिटमस, देन आ गया टर्मरिक, एंड देन लास्ट हो जाएगा हमारा रेड कैबेज। इसके बाद नेक्स्ट कौन से होते हैं, इसके बाद होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बेसिकली सिंथेटिक इंडिकेटर्स के भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो होता है मिथाइल ऑरेंज, एंड देन दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है वो होता है फिनोल्फथाइलिन। तो ये दो होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से होते हैं, पहला तो हो गया मिथाइल ऑरेंज एंड देन हो गया फिनोल्फथाइलिन। इसके बाद ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बेसिकली वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल में चेंज ला करके हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है। अब ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, पहला एग्जाम्पल तो हो गया हमारा अनियन, पहला एग्जाम्पल तो इसका अनियन हो गया, एंड देन इसका एग्जाम्पल एक वनीला एसेंस भी होता है, एंड इनफैक्ट क्लोव ऑयल भी होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर हो गए, वो इंडिकेटर्स जो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में जाकर के अपनी स्मेल में चेंज ला करके हम इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैसे होते हैं, वो अपने कलर में चेंज ला करके हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है। ये बेसिकली किस तरीके से वर्क करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं जैसे रेनबो होता है, रेनबो में विबग्योर कलर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर वो सोल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर शो कर रहा है इसका मतलब कि वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर हमें ग्रीन कलर शो कर रहा है यानी कि वो न्यूट्रल हो। एंड ये ग्रीन कलर के जितना राइट हैंड साइड पे जाएगा यानी कि जितना येलो ऑरेंज या फिर रेड कलर शो करेगा सोल्यूशन की हम एसिडिटी को बता सकते हैं। यानी कि अगर येलो ऑरेंज या रेड कलर शो कर रहा है यानी कि सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। एंड ग्रीन कलर के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं वायलेट, इंडिगो या फिर ब्लू है देन वो सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा।
सो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। सो बेसिकली हमने देख लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें इंडिकेट कर देता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है, अपने कलर में चेंज ला के या फिर अपने ओडोर में चेंज ला करके। देन हमने देख लिया कि इंडिकेटर्स के टाइप कितने होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल होते हैं, ओल्फैक्टरी होते हैं एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं। ये इसके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथाइलिन, लिटमस, लाइक ये सब जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए इन सब के एग्जांपल लर्न करना ज़रूरी हो जाता है। अब हमने इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमें एसिड्स की रिएक्शन पढ़नी है कि एसिड डिफरेंट सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, देन वो क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड उससे क्या क्या मटीरियल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर हम डाइल्यूट एसिड वर्ड को देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, वो एसिड जिसमें वाटर कंटेंट को मिक्स कर दिया गया हो। तो बेसिकली अगर हम डाइल्यूट एसिड को सर्टेन मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, मेटल्स फॉर एग्जांपल Zn या फिर Fe के साथ मिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है, उससे सॉल्ट बनती है एंड उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये उसका रिएक्शन दे रखा है कि कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी देन उससे सॉल्ट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले डाइल्यूट एसिड में हम H2SO4 का एग्जांपल लेते हैं एंड देन इसी H2SO4 को हमें किसी मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। सो यहाँ पे Zn and Fe दे रखा है, सो हमने इसे Zn से रिएक्ट करवा दिया। इससे क्या होता है, इससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो H2SO4 एंड Zn मिल करके क्या बनेगा, इससे फॉर्मेशन होगा ZnSO4 एंड देन इससे H2 गैस जो होगी ये इवॉल्व होगी। तो बेसिकली ये होता है एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन। अब हमें ये कैसे पता चला कि ZnSO4 ही बनेगा, हमने चैप्टर 1 में एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होगा, उसी से हमें पता चलेगा कि वो मेटल जो होगा वो डिस्प्लेस कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। उसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो यहाँ पे ZnSO4 का फॉर्मेशन कर दे रहा है एंड इसमें H2 गैस लिबरेट आउट हो जा रही है। इसी टॉपिक से इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी निकल करके आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ZnSO4 हमने यहाँ पे H2SO4 और Zn की जगह पे Cu ले लिया होता, देन किस चीज़ का फॉर्मेशन होता। पर हमने Zn ले रखा, तो नीचे अगर हमने H2SO4 और Cu को ले लिया है देन किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे तो CuSO4 बनना चाहिए। जैसे ऊपर ZnSO4 बना, नीचे CuSO4 बनना चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो Cu होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एंड Cu H2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए अगर हमने Cu को लिया होता Zn की जगह पे, सो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती। सो ये एक CBSE का बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने कॉपर को ले लिया या फिर किसी भी कॉपर नहीं, वो किसी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट का नाम दे देंगे और कहेंगे कि अगर इसके साथ रिएक्शन की गई है तो क्या फॉर्मेशन होगा। सो हमें ये ध्यान रखना है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को बेसिकली ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। अगर वो एलिमेंट रिएक्टिव नहीं है तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा एंड कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो हमने देख लिया है बेसिकली कि एसिड्स जो होती हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं। एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो 2 चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगी एंड देन H2 गैस का भी फॉर्मेशन होगा। सो ये हो जाएगा एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ। अब हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसका रिएक्शन कैसे होता है। सो एसिड्स जो होती हैं वो मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती हैं एंड इससे क्या बनता है, इससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसकी भी इक्वेशन दे रखी है, क्या है, कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे सॉल्ट बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। इसका भी अगर हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं, तो सबसे पहले हमें कोई मेटल कार्बोनेट लेना है। मेटल कार्बोनेट में फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CaCO3 एंड देन इसमें ऐड करना है कोई एसिड। एसिड में क्या ले लिया है, HCl ले लिया है। अब इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगी। सॉल्ट कौन सी बनेगी, इसमें बनेगी CaCl2। यहाँ पे Ca था, यहाँ पे 2HCl, सो इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CaCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेसिकली बस इतनी सी ही रिएक्शन है कि अगर मेटल कार्बोनेट जो होगा वो रिएक्ट करेगा किसी एसिड के साथ तो क्या बनेगा, एक हमारी सॉल्ट बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी एंड वाटर बन जाएगा। हमें इस रिएक्शन में ये कैसे पता चला कि इसमें CO2 गैस लिबरेट आउट हो रही है, इसे पता करने के लिए बेसिकली कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। CO2 क्या करता है, वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर से पास कर देते हैं देन क्या हो जाता है, वो लाइम वाटर जो होता है ये मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसी से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हुई है वो रिलीज हुई है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन दे रखी है, CaOH ट्वाइस दे रखा है, इसको हमने CO2 के साथ रिएक्ट करा है, तो क्या बना है, CaCO3 बना है एंड H2O बना है। तो ये CaCO3 जो होती है बेसिकली यही जो होती है ये वाइट PPT होती है एंड ये वाइट PPT जो होती है ये इनसोल्यूबल होती है एंड यही जो होती है ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देती है। इसी से हमें पता चलता है कि इसमें जो है
कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन वहीं अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, फर्स्ट केस में हमने क्या करा है, उसमें हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पास करी है, लेकिन टू एन एक्सटेंट हमने पास करने के बाद अगर हमने एक्सेस पास कर दी है तो क्या होता है कि वो जो मिल्की टर्न हुआ था ये वापस नॉर्मल हो जाता है। सो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पास हो रखी है, वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की कन्वर्ट हो गया है, इसके बाद भी हम एक्सेस CO2 अगर पास करते रहते हैं तो क्या होता है, वो जो लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हुआ तो वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। एंड बेसिकली इसकी क्या रिएक्शन होती है, ये होती है CaCO3 प्लस 2H2O प्लस CO2, इससे क्या बनता है CHCO3 ट्वाइस बन जाता है। एंड ये जो होता है ये एक्चुअली में वाटर में सोल्यूबल होता है। एंड सिंस ये वाटर में सोल्यूबल है, इसी वजह से वो जो मिल्कीनेस आई थी फर्स्ट सोल्यूशन में वो सेकेंड टाइम नहीं आएगी। तो बेसिकली CO2 लिबरेट आउट हुआ है, ये पता करने के लिए क्या होता है, CO2 जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली यही होता है CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट। एंड यहाँ पे भी लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक ब्रिस्क एफरवेंस के साथ रिलीज होती है। सो CO2 रिलीज होगी, सो उससे भी हमें पता चल जाएगा, ये उसके कुछ इंडिकेटर्स हो। तो अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी देख लिया है। इसके बाद हमें पढ़ना है कि मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। सो इसमें क्या होता है, अगर कोई भी एसिड जो होगी वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो इससे सॉल्ट बनेगी एंड वाटर बनेगी। इसका एग्जांपल क्या होता है, हम सबसे पहले तो कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मेटल ऑक्साइड में क्या ले लिया है, CuO ले लिया है। इसके बाद हमने एसिड में क्या ले लिया, एसिड में हमने HCl ले लिया है। इससे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, इससे सबसे पहले तो सॉल्ट बनेगी। सॉल्ट कौन सी बनेगी, CuCl2 बन जाएगा। एंड देन क्या बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। सो बचे हुए मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वाटर के होंगे। यही हो जाएगा मेटल ऑक्साइड्स और एसिड का रिएक्शन। एंड अगर हम इस रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो उससे क्या होता है कि कर्ड और ये भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं इन सबको ब्रास या फिर कॉपर में वेसल में रखने के लिए हमें एडवाइस नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि कॉपर और ब्रास जो होता है ये उस कर्ड में जो एसिड प्रेजेंट होगी, लैक्टिक एसिड जो प्रेजेंट होगी उसके साथ जाकर के रिएक्ट कर जाता है। एंड इसी वजह से हमें भी जो खट्टी चीज़ें होती हैं ये कभी भी कॉपर या ब्रास के वेसल में रखना एडवाइस नहीं किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो बेसिकली अगर मेटल ऑक्साइड्स जो होंगी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी देन उससे सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। अब हमने एसिड्स के सारे रिएक्शन देख लिए हैं, अब एसिड्स के हमने सारी रिएक्शंस देख ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है बेस के बारे में, कि बेस क्या होता है, बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी गिवन सब्सटेंस बेस है। सो बेस को पता करने के लिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, बेस जो होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। जैसे हमने देखा था कि एसिड्स जो होते हैं वो सावर इन टेस्ट होते हैं, बेसिस जो होंगे ये बिटर इन टेस्ट होंगे। इनका टेक्सचर क्या होगा, इनका टेक्सचर होता है सोप। एंड ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तीन तरीकों से हम देख करके अगर ये तीन बेसिकली प्रॉपर्टीज को भी सब्सटेंस शो कर रहा है देन हम आराम से बता सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो है ये बेस है। इनफैक्ट बेस का एग्जाम्पल भी दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो NaOH जो होता है ये एक बेस होता है। एंड इसकी जैसे हमने एसिड में देखा था कि एसिड्स जो होती हैं वो H+ आयंस को लिबरेट आउट करती हैं। बेसिस में क्या होता है, बेसिस में OH नेगेटिव आयंस का लिबरेशन होता है। बेसिकली बेस को पता करने के लिए जो तीसरी चीज़ होगी वो क्या होगी कि अगर इसे वाटर में मिक्स करेंगे सो ये OH नेगेटिव आयंस को लिबरेट आउट करेगी। सो ये बेसिस हो जाएंगे। अब बेसिस के कुछ रिएक्शंस पढ़ने हैं कि बेस जो होगा वो अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। एसिड्स जो होते हैं ये OH नेगेटिव आयंस को लिबरेट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे NaOH ही एग्जांपल दे रखा है। NaOH को अगर हम वाटर से पास करेंगे तो उसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो Na पॉजिटिव बन जाएगा एंड देन दूसरा बन जाएगा OH नेगेटिव। सो इसी से हमें पता चलेगा कि NaOH जो है वो एक बेस है। जैसे हमने देखा कि NaOH को अगर हमने वाटर में बेसिकली मिक्स करा तो इससे क्या होता है, इससे Na पॉजिटिव बनता है, OH नेगेटिव बनता है। लेकिन सारे बेसिस जो होते हैं ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं बेसिकली। सो वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। सो बेसिकली वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे उन्हें एल्कली कहेंगे। अब बेसिस के आइडेंटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमें बेस के रिएक्शन पढ़ने हैं कि वो किसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन अगर हम देखेंगे मेटल और बेसिकली अगर हम मेटल्स और बेस का रिएक्शन देखेंगे तो ये कैसे होता है, कोई भी बेस अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा देन उससे सबसे पहले तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा एंड देन उससे H2 गैस भी बनती है। सो अगर हम इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, बेस हमने फॉर एग्जांपल NaOH ले लिया है, जो हमने पीछे एग्जांपल देखा था NaOH। इसके साथ हमने किसी मेटल को रिएक्ट करवाना है, मेटल फॉर एग्जांपल हमने Zn ले लिया है। अब इसके रिएक्शन से क्या बनेगा,
NaOH और Zn के रिएक्शन से क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। सो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2 एंड इसके साथ इससे H2 गैस भी लिबरेट आउट होगी। सो बेसिकली अगर हम मेटल्स का रिएक्शन किसी बेस के साथ देखते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे सॉल्ट बनता है एंड H2 गैस बनती है। सो ये हो जाएगा मेटल का रिएक्शन किसी बेस के साथ। अब नेक्स्ट हमें किसका रिएक्शन देखना है, हमें नेक्स्ट देखना है कि बेस जो होंगे वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। इसमें हमने NaOH का एग्जाम्पल ले लिया है, इसे हमें किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कौन सा एग्जांपल ले लिया है, इसमें हमने CO2 ले लिया है। सो इसके फॉर्मेशन से क्या बनेगा, इसके फॉर्मेशन से सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। तो इस रिएक्शन से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे बन जाएगा Na2CO3 और वाटर। यही होती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शंस एसिड के साथ। इसमें क्या एग्जांपल लिया है, इसमें सबसे पहले बेस लिया है। NaOH क्या होता है, बेस होता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लिया है एंड देन इसको रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट में क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, Na2CO3 बन रहा है एंड इससे H2O भी बन रहा है, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हमें एसिड और बेस की रिएक्शन को देखनी है। अब एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती हैं ये बहुत आसान होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा, हमें अगर पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सो हम सोडा पीते हैं। सोडा बेसिकली क्या होता है, सोडा का नेचर होता है बेसिक। एंड हमारे स्टमक में एसिडिटी क्यों होती है, स्टमक में जैसे हमने पढ़ा है बायो में कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है इस एसिड का बेसिकली हमारे स्टमक में, देन एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सो इस एसिडिटी की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई भी बेसिक चीज़ लेते हैं। सो बेसिक चीज़ इनका क्या मतलब होता है कि बेसिकली एसिड और बेस जब साथ में रिएक्ट करते हैं सो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी वजह से जब भी हमें पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है सो हम जो भी चीज़ लेते हैं, बेसिकली हम कोई भी अगर बेसिक चीज़ लेंगे देन उससे हमारे पेट की एसिडिटी जो होती है वो ठीक हो जाती है। बेसिकली इनका क्या काम होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो एसिड और बेस का अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो इनका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो कोई भी बेस और एसिड मिल करके क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो एसिड और बेस के रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कोई एसिड ले लेना है। अभी तक हमने कौन सी एसिड ली थी, NaOH ली थी। सो यहाँ पे भी हम NaOH ले लेते हैं, इसे किसी एसिड के साथ रिएक्ट करना है। एसिड कौन सा ले लिया है हमने, HCl ले लिया है। अब इससे क्या बनेगा, इससे सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। सो इसमें किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें NaCl बन जाएगा। NaCl क्या होती है, कॉमन सॉल्ट होती है एंड इसके बाद इससे क्या बन जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो H2O बन जा रहा है। सो एसिड और बेस जो होंगी ये जब भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं तो इससे कौन सी रिएक्शन होती है, इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एंड ये जो होता है ये एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। बेसिकली जो है हमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखना है कि हमें एसिड में वाटर डालना चाहिए या फिर वाटर में एसिड डालना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें सोचने वाली बात है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम वाटर में एसिड डालें या एसिड में वाटर डालें, सोल्यूशन तो सेम ही बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि हमेशा जब भी हमें वाटर और एसिड को मिक्स करना होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी एसिड को हमें डाइल्यूट करने के लिए कहा गया है, सो उसमें क्या होता है कि हमें हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए और वो भी कैसे डालना चाहिए, कॉन्स्टेंटली उसे मिक्स करते रहना चाहिए फिर डालना चाहिए। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड और वाटर को जब भी हम मिक्स करते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है कि उसमें हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है। अब इतनी हीट अगर लिबरेट होगी तो वो बेसिकली क्या होता है, वो वेसल भी जो होता है उसके टूटने के चांसेस होते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल किसी बीकर में एसिड एंड वाटर को मिक्स कर रहे हैं, उस एसिड को मिक्स करते हुए इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि अगर हमने उसे सही तरीके से मिक्स नहीं करा वेसल तो वो टूटेगी ही, आसपास जो खड़े लोग होंगे उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए। जैसा कि बताया ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो इसकी जो हीट लिबरेट आउट होती है, हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इस हीट को एब्जॉर्व करे। इस हीट को एब्जॉर्व करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बीकर में हमने वाटर ले लिया है एंड उस वाटर के अंदर हम एसिड डालते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब एसिड वाटर में जाकर के मिक्स हो रहा है देन उससे बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट आउट हो रही है, लेकिन अब जो वो हीट बन रही है वो वहीं वाटर में डिजॉल्व हो जा रही है। यानी कि एसिड के मिक्स होने की वजह से जितनी भी हीट बन रही है वो वाटर ही अपने अंदर डिजॉल्व कर ले रहा है एंड इसी वजह से जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था वो काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। इसलिए अगर कभी भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना है देन हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में। सिंस सबसे पहले तो क्या होता है कि एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसकी हीट को एब्जॉर्व करने के लिए हमें कोई सब्सटेंस चाहिए होता है, सो हम वाटर को एज अ सब्सटेंस यूज़ कर लेते हैं एंड यही वाटर जो होता है ये
एसिड की हीट को एब्जॉर्व कर ले जाए। क्या लिखा है कि वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स, द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो वेट ड्यू टू लोकल एक्सेसिव हीटिंग। इसीलिए हमेशा एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर स्लोली विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। अब हम जब एसिड में वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है वो कम हो रहा है, यानी कि एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। सो यही लिखा हुआ है कि बेसिकली डाइल्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है, H3O+ आयंस हो या फिर OH नेगेटिव आयंस हो, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो लेस हो जाता है। इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। वाटर को मिक्स करते हैं एंड देन उसके H3O+ या फिर OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लेस हो जाती है, इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। अब हमने देख लिया है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शन देख लिए हैं अलग अलग तरीके से, वो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, इन सब के साथ रिएक्ट करके वो किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो चीज़ पढ़नी है वो है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। सो अब हमें देखना है कि सॉल्ट्स क्या होती हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होती हैं। अब हमने पिछले जो भी रिएक्शंस देखे हैं, इन सब रिएक्शन में हमने देखा है कि एक चीज़ का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है और वो क्या था, सॉल्ट। यहाँ एसिड और मेटल रिएक्ट करा, इससे भी क्या बना, सॉल्ट बना। इसके बाद हमने देखा कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अगर रिएक्ट कर रहा है तो इससे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। इसके बाद हमने मेटल ऑक्साइड देखा है, मेटल एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखा है। हर चीज़ जो होती है वो रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है। सो बेसिकली सॉल्ट क्या होती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। एंड सॉल्ट्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की हमें पढ़नी है। कौन कौन से टाइप्स की सॉल्ट पढ़नी है, कॉमन सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, पीओपी है, ब्लीचिंग पाउडर है। पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारे सीलिंग्स में यूज़ होता है या फिर फ्रैक्चर में जो यूज़ होता है उसे पीओपी बोलते हैं, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो अब हमें सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड बन रहा है, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, इससे क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, H2O बन रहा है। ये रिएक्शन हमने एसिड एंड बेस रिएक्शन में पढ़ी है। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एंड इसी से बन रहा है NaCl। NaCl जो कि क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। फैक्ट ये NaCl जो है, कॉमन सॉल्ट जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी है। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो बनते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए जो है NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसलिए हमारी कॉमन सॉल्ट जो होगी वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इनफैक्ट NCERT में पैराग्राफ दे रखा है जहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में, वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि सॉल्ट जो थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन थी हमारी आज़ादी की लड़ाई में। हमने देखा था कि नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में हमने पढ़ा है हिस्ट्री के, ब्रिटिशर्स जो थे वो सॉल्ट पे टैक्स लगा रहे थे। ये सब तो खैर हिस्ट्री की स्टोरी है। ये जानना ज़रूरी है कि कॉमन सॉल्ट जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे हमारी डेली लाइफ हो, चाहे हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हो। किसके फॉर्मेशन से बनती है, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इनके बीच में, तब जाकर के कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसे हम किचन में यूज़ करते हैं पकोड़ा बनाने के लिए या फिर केक्स वगैरह बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। हमने देखा होगा कि केक्स जो होते हैं वो बहुत फ्लफ़ी बनते हैं। इनफैक्ट केक्स को अगर हम काट के देखते हैं देन उसके बीच में जो है एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, एयर बबल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं एयर बबल्स के चलते जो है वो केक स्पंजी हो जाता है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। बेसिकली काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है। तो इसमें बेसिकली बहुत माइल्ड सा डिफरेंस होता है। क्या है, बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेकिंग सोडा को एक माइल्ड एडिबल एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। कौन सी माइल्ड एडिबल एसिड होती है, टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड हमने अभी पढ़ा था किस में प्रेजेंट थी, वो ग्रेप्स में प्रेजेंट थी। सो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या होता है, बेकिंग सोडा में ही अगर हम कोई माइल्ड एसिड मिक्स कर देते हैं देन उससे बेकिंग पाउडर बन जाता है। सो बेसिकली बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हो, ये हमारे डेली लाइफ यूज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसके बाद हमने देखा कि बेकिंग सोडा का जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, किचन में होता है, पकौड़ा बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, सब में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये जो होता है ये फ्लफीनेस बना देता है। फिर चाहे वो पकौड़ा हो चाहे केक हो, इस सब में फ्लफीनेस लाने के लिए हम बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो अब हमें पता है कि वो जो फ्लफीनेस आती है वो किसकी वजह से आती है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर की वजह से आती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है कॉस्टिक सोडा के बारे में। कॉस्टिक सोडा क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। कॉस्टिक सोडा क्या होती है, कॉस्टिक सोडा होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। कॉस्टिक सोडा को बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है एंड देन एक एल्कली का फॉर्मेशन होता है। एल्कली कौन सी होती है, बेसिकली NaOH। NaOH क्या है, एक बेस है
सो इस बेस का फॉर्मेशन होता है एंड क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ होता है हमारा NaCl, एंड इसी NaCl के एक्वस सोल्यूशन को ही इनफैक्ट ब्राइन बोलते हैं। ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं ब्राइन, एंड यही डीकम्पोज होकर के क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। एंड इसका बेसिकली रिएक्शन क्या होती है, 2NaCl प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस Cl2 गैस एंड H2 गैस। एंड क्लोरीन गैस जो होती है ये कहाँ मिलती है, एनोड पे मिलती है, एंड हाइड्रोजन गैस जो होती है ये कहाँ मिलती है, ये कैथोड पे मिलती है। ये हमारा जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ एनोड पे बन रही है एंड कौन सी चीज़ कैथोड पे बन रही है। इसको समझाने के लिए बेसिकली NCERT में एक डायग्राम भी दे रखा है। ये डायग्राम क्या है, एक हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में इस तरफ से ब्राइन सोल्यूशन को ऐड किया जा रहा है। ब्राइन सोल्यूशन क्या है, NaCl का एक्वस सोल्यूशन, NaCl का एक्वस सोल्यूशन ब्राइन होता है। सो इस तरफ से इस कंटेनर में बेसिकली ब्राइन सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। ये वाला टर्मिनल जो है इसे बोलते हैं एनोड, री वाला टर्मिनल, एंड दूसरा टर्मिनल जो है ये है कैथोड। एनोड पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, हमने अभी पीछे देखा है। एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे Cl बन रहा होता है, एंड कैथोड पे क्या बन रहा होता है, कैथोड पे बन रहा होता है H2 गैस। सो यही जो होता है इसमें ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया जाता है। यही ब्राइन सोल्यूशन जो होता है ये आगे जा करके डीकम्पोज कर जाता है। डीकम्पोज करके किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा होता है, डीकम्पोज करके Na बनेगा, Na प्लस बन रहा होता है, Cl माइनस बन रहा होता है, H प्लस बन रहा होता है, OH माइनस बन रहा होता है। इसके बाद जो लास्ट में एनोड और कैथोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, इस पे बन रहा, एनोड पे बनेगा Cl एंड कैथोड पे बनेगा H2, एंड इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरअल्कली प्रोसेस। एंड इसके बाद लास्ट में जो होता है NaOH जो होता है वो जा करके कैथोड पर जमा हो जाता है। तो यही पूरा होता है क्लोरअल्कली प्रोसेस, जिसमें किन किन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, हमारे एनोड पे बन जाएगा Cl गैस, कैथोड पे बन जाएगी हाइड्रोजन गैस, इसमें कंटेनर होता है, इसमें ब्राइन सोल्यूशन ऐड किया जाता है, इसमें दो टर्मिनल लगा दिए जाते हैं, एक होता है एनोड एक होता है कैथोड। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एंड अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं क्लोरअल्कली प्रोसेस, एंड क्लोरअल्कली प्रोसेस से ही कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बेसिकली प्रोड्यूस होती है, इट्स प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। CaOH ट्वाइस का जो कॉमन नेम है वो क्या है, ड्राई स्लेक्ड लाइम है। सो CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। एंड ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2। ये फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ट्वाइस ले रखा है जो कि क्या होती है, स्लेक्ड लाइम होती है। इसमें क्लोरीन गैस ऐड की गई है, इससे क्या बन जा रहा है, CaOCl2 बन जा रहा है, जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनने के लिए स्लेक्ट लाइम यूज़ करते हैं, इसमें Cl2 गैस ऐड करते हैं, CaOCl2 बनता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कॉटन लिनन मटेरियल्स को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वुड पल्प को भी इनफैक्ट ब्लीच करना होता है तो ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज़ किया जाता है। पेपर फैक्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। वो जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, एंड ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। ड्रिंकिंग वाटर को भी जर्म्स से फ्री किया जाता है। सो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर को बहुत डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखने के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट को देखा था, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। सो इसी Na2CO3 का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं देन उसी से बनता है वॉशिंग सोडा। तो बेसिकली वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम Na2CO3 में अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड करते हैं तो उससे Na2CO3.10H2O बनता है, एंड इसको क्या बोलते हैं, Na2CO3.10H2O को इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड। इसे हाइड्रेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। सो बेसिकली वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो हमने सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करा है उसी सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ऐड कर देंगे देन उससे बन जाएगा Na2CO3.10H2O, एंड ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन। इसके बाद वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या होता है, वॉशिंग सोडा बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। सो वॉशिंग सोडा का यूज़ हम करते हैं ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। इसे सोडियम कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बोरैक्स वगैरह होते हैं। सो इसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो सोडियम कार्बोनेट को ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट को हम
क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड इसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जानना ज़रूरी है। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का फॉर्मेशन समझना आसान हो जाता है। बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें ऐसा होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो क्रिस्टल्स जो होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें 0% वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, यानी कि वो कंप्लीटली ड्राई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। उसमें कोई ना कोई यानी कि कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड ही होते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल ऑफ सम कंपाउंड सीम टू बी ड्राई बट एक्चुअली कंटेन्स सम वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड टू इट, दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कुछ सॉल्ट्स जो होती हैं, कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि वो एक्चुअली में ड्राई होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होते हैं। उनमें कोई ना कोई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एडेड होते हैं। बेसिकली इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एंड जो कंपाउंड्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट बेसिकली क्या हो गई, वो सॉल्ट्स हो जाएंगी जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, यानी कि वो सॉल्ट्स जिसमें थोड़े नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड होते हैं। एंड जिसमें ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड नहीं होते हैं उन्हें बेसिकली अनहाइड्रस सॉल्ट्स बोला जाता है। सो अनहाइड्रस सॉल्ट वो हो जाएंगी जिसमें कोई नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एडेड नहीं होंगे, यानी कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को शो नहीं करेंगी। अब अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो पीओपी को समझना आसान हो जाएगा। पीओपी बेसिकली क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने कहाँ कहाँ देखा है, वॉल की सीलिंग्स में यूज़ होता है। कहीं अगर हाथ या पैर में कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो वहाँ पे भी पीओपी का ही यूज़ किया जाता है। सो बेसिकली पीओपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, पीओपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये CaSO4.2H2O को अगर हम 373 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो यही जो 2H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हाफ हाफ में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो इससे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, बेसिकली CaSO4.2H2O को अगर हम 373 केल्विन पे हीट कर देते हैं तो इससे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, इससे बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे हेमीहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एडेड होते हैं। सो बेसिकली अगर हम CaSO4.2H2O को 373 केल्विन पे हीट कर देते हैं देन इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। ये हाफ H2O के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे एंड इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या क्या होते हैं, इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ये तो हमने देख ही लिया कि हम वॉल्स की सीलिंग्स में देखते हैं, या फिर अगर हमारे हाथ या पैर कहीं फ्रैक्चर हो जाता है वहाँ देखते हैं, वॉल्स में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली पीएच स्केल क्या होता है, इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। सो पीएच स्केल से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या देखा था कि हाइड्रोजन आयन की हमारी प्रेजेंस जो है वो क्या हमें इंडिकेट करती है, हाइड्रोजन आयन तभी बनते हैं जब कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो एसिड होता है। बेसिकली इसी से हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि है पीएच स्केल। पीएच क्या है, एक मेजरिंग स्केल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी सोल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा था कि एसिड और बेसिस को इंडिकेट करने के लिए हमने क्या देखा था कि एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन्स लिबरेट करते हैं अगर हम उसे वाटर में डाल दें, वही अगर हमने बेसिस को देखा था तो वो OH नेगेटिव आयन्स लिबरेट करते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई भी हमारा सोल्यूशन जो होगा वो हाइड्रोजन आयन्स को लिबरेट करता है तो हमें उससे क्या पता चलेगा कि वो सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा। एंड जितना ज़्यादा वो हाइड्रोजन आयन्स को लिबरेट करेगा उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बेसिकली। एंड अगर OH नेगेटिव करता है तो पता चलता है कि वो बेस है। सो पीएच स्केल बेसिकली क्या है, उससे हम मेजर कर सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में कितने हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होंगे। ऑन अ पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। पीएच स्केल हमारा बेसिकली क्या होता है, एक स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स लिखे होते हैं। एंड इससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक या फिर कितना बेसिक है। अब बेसिकली इस पीएच स्केल के हम जितना राइट हैंड साइड जाते जाएंगे उतना वो चीज़ जो है वो एसिडिक होती जाएगी। यानी कि अगर कोई भी हमारा सब्सटेंस जो है वो 8 से लेकर के 14 तक नंबर पीएच स्केल पे शो कर रहा है देन वो चीज़ जो होगी वो बेसिक होगी। अगर वो चीज़ 14 नंबर शो कर रही है तो वो हाईली बेसिक मानी जाएगी। एंड 8 से लेकर के वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है। यहाँ पे एक्चुअली में अलग अलग चीज़ों का पीएच भी लिखा हुआ है। जैसे 8 पीएच जो होता है ये ओशन वाटर का होता है। बेकिंग सोडा का पीएच अगर हम देखेंगे तो वो 9 होता है। देन इसमें क्लोरीन का भी दे रखा है एंड ड्रेन क्लीनर का भी दे रखा है। अलग अलग चीज़ों का पीएच है। इसके बाद अगर हम 7 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं यानी कि 654, जितना वो लेफ्ट हैंड साइड पे 7 के जाएगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होती जाएगी। बेसिकली जो बैटरी एसिड्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होती हैं। इसका पीएच यहाँ पे लिख रखा है 0.5। 7 से जितना लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा उतनी चीज़ें एसिडिक होती जाएंगी एंड जितना राइट
राइट हैंड साइड पे जाएगा उतना बेसिक होती जाएगी। अलग अलग चीज़ का पीएच भी लिख रखा है, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड का लिख रखा है, लेमन का लिख रखा है, वाइन, रेन वाटर, मिल्क, इन सब चीज़ों का पीएच लिख रखा है। एंड डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 7, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर का पीएच जो होगा वो न्यूट्रल होगा। एंड देन इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि हाइड्रोनियम द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन द लोअर इज द पीएच वैल्यू, द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन। यही बताया है कि 7 से जितना कम होगी उतना सोल्यूशन एसिडिक होगा, एंड 7 से जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो सोल्यूशन बेसिक होगा। बस कौन कौन सी कंसंट्रेशन होती हैं, OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा, अगर OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है तो वो सोल्यूशन बेसिक होगा। अब पीएच स्केल के बारे में पढ़ने के बाद हमें ये भी जानना है कि पीएच स्केल पे अलग अलग चीज़ें क्या क्या पीएच को शो करती हैं। अगर हम बैटरी को देखते हैं तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 0। इसके बाद लेमन का पीएच फॉर एग्जांपल दे रखा है 0 दे रखा है। स्टमक एसिड का पीएच कितना होता है, 1 होता है। अलग अलग चीज़ों का पीएच दे रखा है। इनका क्या मतलब है कि वो चीज़ जो होती है वो हाईली बेसिक होती है। इसके बाद बेकिंग सोडा का दे रखा है 9 होता है, डिस्टिल्ड वाटर का कितना होता है 7 होता है, मिल्क का पीएच कितना होता है 6 होता है। इसके बाद हमें देखना है कि अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग चीज़ में पीएच किस तरीके से डिफर करता है, किस तरीके से वेरी करता है। सो सबसे पहले हमें देखना है पीएच इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। सो यूजुअली हमारी जो बॉडी वर्क करती है उसका पीएच कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 होना चाहिए। अब हमने पीएच स्केल देखा था तो उस पर 7 कितना आ रहा था, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। ये पीएच स्केल है फॉर एग्जांपल, इसमें 7 कितना होता है, 7 का मतलब है न्यूट्रल, यानी कि हमारी बॉडी जो होती है उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमारा बॉडी का पीएच जो होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। अगर पीएच जो है इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली कितना पीएच होना चाहिए, 7.0 या 7.8 के बीच में हमारा पीएच होना चाहिए। इसके बाद व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन तब होती है जब जो वाटर का पीएच होता है वो 7 से कम हो जाता है। 7 से कम भी इतना हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 5.6 दे रखा है, 5.6 से अगर उसका पीएच जो है वो कम हो जाएगा देन उसे एसिड रेन कहते हैं। और रेन वाटर का पीएच जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है देन उस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। एंड यही जो होता है, यही वाटर जो होता है वो रिवर्स में फ्लो हो जाता है। इसी वाटर के रिवर्स में फ्लो होने की वजह से क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ को हार्म हो जाता है, इससे एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म हो जाता है। एंड वो एक्वेटिक लाइफ में जो जो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उसको भी हार्म हो जाता है। सो बेसिकली एसिड रेन से क्या क्या नुकसान होते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ वहाँ प्रेजेंट होगी उसको तो नुकसान होगा ही, साथ के साथ वहाँ जो टेरेस्ट्रियल लाइफ प्रेजेंट होगी, जो भी वाटर के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे उनको भी दिक्कत होती है। सो पीएच जो होता है वो एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, ये हमारा जानना जरूरी है। कितना होना चाहिए, 7.0 से 7.8 होना चाहिए। इसके बाद एसिड रेन में कितना पीएच हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए अगेन हमें कितना पीएच चाहिए होता है, न्यूट्रल पीएच चाहिए होता है। 7.0 से 7.8 तक पीएच होना चाहिए। इतना पीएच होगा तभी कोई प्लांट जो होता है वो सही से वर्क कर पाता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए उसे ज़्यादा एसिडिक या फिर ज़्यादा बेसिक मीडियम नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें कितना पीएच चाहिए होता है, 7.0 से 7.8 के बीच में अगर पीएच रहेगा तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है एंड उससे उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे स्टमक में पीएच जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। बेसिकली कैसे होता है कि हमारे स्टमक में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड हमने देखा है कि एसिड्स का पीएच जो होता है वो 7 से लेस होता है, यानी कि वो हाईली एसिडिक होता है। सो इसी को हमारे स्टमक में मेंटेन किया जाता है, यानी कि स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें बायो में ही पढ़ना है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्टिल वो हमारे स्टमक को कैसे हार्म नहीं करता है। पूरा बायो का कॉन्सेप्ट है। अभी हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो है वो पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारे स्टमक में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से हो पाता है। सो ड्यूरिंग इंडाइजेशन इन स्टमक इट प्रोड्यूसेस मच एसिड एंड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, एंड इसको दूर करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। हमारे स्टमक में बेसिकली एसिडिटी की प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे स्टमक में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है। इसी एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम क्या लेते हैं, कोई भी बेसिक चीज़ लेते हैं, इससे हमारे स्टमक में जो भी एक्स्ट्रा एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमने क्या देखा था कि अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हमारे स्टमक में जब भी हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन हो जाता है, देन उसको दूर करने के लिए हम कोई भी बेसिक चीज़ लेते हैं। बेसिक चीज़ हम फॉर एग्जांपल क्या लेते
लेते हैं, सोडा लेते हैं। अभी हमने देखा था कि सोडा का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि वो बेसिक इन नेचर होता है। इसीलिए जब भी हमारे स्टमक में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, देन उसको दूर करने के लिए हम सोडा को लेते हैं। एंड इसके लिए एक हमारे पास एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये एक माइल्ड बेस है। आ जाता है किस पर्पस के लिए, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, देन उस पर्पस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद लास्ट हमें पढ़ना है कि पीएच चेंज जो होता है ये टूथ डीके में कैसे काम करता है। अब हमने देखा है कि टूथ डीके होता है। टूथ डीके का बेसिकली क्या मतलब है, कैविटीज जो हो जाती हैं दांत में, वो कैविटीज किस वजह से होती है। सो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। ये टूथ डीके कब होता है, जब हमारे माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से लेस हो जाता है, देन उसी वजह से हमारा टूथ एनेमल जो होता है वो डिग्रेड होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम क्रिएट हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हर 12 आवर्स में ब्रश करते रहना चाहिए, ताकि हमारे माउथ का जो एसिडिक मीडियम है ये ज़्यादा देर तक क्रिएट ना रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा रहेगा ये उतना ज़्यादा हमारे टूथ एनिमल को डिग्रेड करता रहेगा। तो ये लिखा है कि इट इज़ करोडेड व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ क्रिएट्स एसिड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। सो हमारे खाने के बाद हमारे माउथ में जो भी फूड पार्टिकल या शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को डिग्रेड करने के लिए हमारा माउथ जो है ये एसिड का प्रोडक्शन करता है। अब ये एसिड जो होगा ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, टूथ एनिमल डिग्रेड होने लगेगा। तो ये एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमें देखा था कि पीएच जो है वो टूथ डीके पे कैसे वर्क करता है। चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, एसिड बेस की रिएक्शन पढ़ी है, मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, इन सब की रिएक्शंस पढ़ी है। इन सब की रिएक्शंस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में सॉल्ट बन रहा है, किस में वाटर बन रहा है, किस में हाइड्रोजन गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। सारी रिएक्शंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें 4-5 बार पढ़ें तो ये याद हो जाएंगी। इसके बाद एक बार इसके एनसीईआरटी की रीडिंग कर लें, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लें, एंड देन ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, bye and thank you.